we were doing the types of modulus of elasticity. लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेस है दैट स्ट्रेस is directly proportional to strain. This relation we have done in the previous class. And from here, this proportionality we have to remove. I hope you are all aware about the terms stress, strain, ये सब चीजें. अब stress, strain दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इस प्रोपोर्शनलिटी को वी हैव टू रिमूव एंड इन ऑर्डर टू रिमूव यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा. एक स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके ओके सॉरी बेटा, स्क्रीन तो मैं प्रेजेंट करना ही भूल गई हूँ. दिशा आप कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा अच्छा बोल के, अच्छा अच्छा बोल के बता दो. सही क्या बोल के बता दिया. मैम वो उस दिन ना आपका जो लेक्चर था तो मम्मी फोन हॉस्पिटल में ले गई थी. कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है बेटा. देखिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमने स्टडी किया था इन द प्रीवियस लेक्चर. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको मैं रिमूव करना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू रिमूव हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड हियर द कांस्टेंट इज ई. यहाँ पे ई हम क्या ले रहे हैं, एक कांस्टेंट ले रहे हैं. अभी मैं आपको बताती हूँ ई यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. अब यहाँ पे बेटा E आपके पास क्या है, दिस E इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी का क्या है, कोफिशिएंट है. एंड इसको हम बोलते हैं, आइदर यू कैन कॉल इट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और यू कैन से दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी का क्या है, मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और यहीं से हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, तो यहां से हमने E आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड E इज गिवन एज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, कि जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है दोनों का क्या है, रेशियो है. ये स्ट्रेस और स्ट्रेन से सब अवेयर है ना कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया. कि सपोज ये आपके पास एक स्प्रिंग है जिसको आपने यहाँ पे होल्ड किया है एक रिजिड सपोर्ट से, दूसरा ये स्प्रिंग का एंड आप देख रहे हो, दिस इज फ्री एंड. इस फ्री एंड पे अगर आप कोई लोड अटैच कर देते हो, सपोज उसका मास क्या है m, तो इस स्प्रिंग के ऊपर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी m इंटू जी, यही होगा. ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने से आपको पता है इस स्प्रिंग के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी, एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगी. और सपोज अगर इसकी अर्लियर लेंथ l थी तो अब इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगी. और मान लेते हैं डेल्टा एल से, डेल्टा एल मतलब स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ से लेंथ क्या कर गई, इंक्रीज कर गई. कब, जब आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक अटैच कर दिया जिसका मास कितना है m. तो यहाँ से अब इसकी न्यू लेंथ कितनी आ गई, l प्लस डेल्टा एल. तो यहाँ पे आपने फोर्स जितना लगाया है पर यूनिट एरिया के ऊपर, इस स्प्रिंग के पर यूनिट एरिया के ऊपर जितना फोर्स लगा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. क्लियर है. इस स्ट्रेस के भी बहुत सारे टाइप्स थे. नॉर्मल स्ट्रेस था आपके पास, देख लीजिए जाके वीडियो के अंदर, नॉर्मल स्ट्रेस के 3 टाइप थे. देन उसके पास आपके पास था ये था आपके पास हाइड्रोलिक स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस, और यू कैन से टेंजेंशियल स्ट्रेस. ये 2 वीडियोस इसकी आ चुकी हैं, 3 वीडियो शायद, वो देख लेना आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो स्ट्रेस आपके पास याद रखें सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया. अब बात करते हैं स्ट्रेन क्या होता है. स्ट्रेन का मतलब होता है जब आपने इसके ऊपर फोर्स यू हैव अप्लाइड, तो हाउ मच चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग, व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ. तो लेंथ के अंदर कितना चेंज आया है, डेल्टा एल. तो डेल्टा एल से आपकी लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. तो वी कैन से कि डेल्टा एल अगर प्लस है तो मतलब लेंथ क्या हुई है, इंक्रीज. अगर माइनस डेल्टा एल है तो मतलब लेंथ क्या हुई है. बेटा आवाज लो है क्या,
कभी कभी इसमें लो हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, आई नो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा और लाउडली बोलूंगी। अगर माइनस डेल्टा एल है दैट मींस लेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डेल्टा एल क्या है, चेंज है किसके अंदर, इसकी लेंथ के अंदर। तो कैन वी से चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या शेप, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कितना चेंज आया, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज कितना आया है, डेल्टा एल, ओरिजिनल कितनी थी, एल। तो इसका मतलब है स्ट्रेन। और देखिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और डिनोमिनेटर में भी लेंथ है, लेंथ मीटर और ये भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, मतलब स्ट्रेन की नो यूनिट्स नो डायमेंशंस। क्लियर। तो ये आपको सिर्फ एक समझाना था कि हमने किसकी बात की, इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होंगे इसके, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि 3 टाइप कौन कौन से होंगे। एक आपके पास होगा कौन सा, फर्स्ट आपका जब लेंथ में चेंज होता है तो उस टाइम पे जो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसको हम कहेंगे क्या, कोई बता सकता है क्या कहेंगे, अगर प्रीवियस वीडियो देखिए तो बता दीजिए। गामा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे एंड दैट इज डिनोटेड बाय y। गामा। सॉरी सॉरी, सादा ही हो गया है, दिस इज y, ठीक है बेटा। तो y आपके पास क्या है, यंग्स मॉडुलस, ये हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि यंग्स मॉडुलस क्या होगा, जब आपके यंग्स मॉडुलस अगेन क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का रेशियो होगा, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेन क्या होगा, जब लेंथ में चेंज आएगा, कितना लेंथ, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, तो ये कितना हो गया यंग्स मॉडुलस, एफ ओवर ए, एल न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये हो गया डेल्टा एल। क्लियर है। ऐसे ही आपके पास सेकेंड टाइप का मॉडुलस है, ये मैं फटाफट रिवीजन करा रही हूँ, जिसने नहीं किया है वो एक बार देख ले। अब जैसे हमने लेंथ के अंदर चेंज किया तो हमारा जो इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसको हम क्या कह रहे हैं, यंग्स मॉडुलस। ऐसे ही जब हम फोर्स लगा के और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सेकंड आपके पास क्या होगा, सेकंड टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिनोट करेंगे बी से, और यहां पे भी आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बल्क मॉडुलस का भी फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, नॉर्मल स्ट्रेस टू द। अब यहाँ पे जो चेंज आएगा, यहाँ पे तो लेंथ के अंदर चेंज आया था, यहाँ पे बेटा बल्क मॉडुलस के अंदर जो चेंज आएगा वो वॉल्यूम के अंदर आएगा। कैसे, सपोज ये आपके पास कोई वॉल्यूम है, सपोज स्फीयर है, उसको ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास सपोज एक स्फीयर है, इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर एट एवरी पॉइंट यू आर अप्लाइंग द फोर्स। और ये देखिए फोर्स जो आप लगा रहे हो सरफेस, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, इसीलिए इस स्ट्रेस को हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है। अगर इस स्फीयर के एट एवरी पॉइंट यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड दिस फोर्स इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, सपोज अब इसका वॉल्यूम कितना है, v है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से इसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, स्फीयर का डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करने के बाद देखिए अब इतना वॉल्यूम हो गया है। तो अब देखिए ये वाला जो वॉल्यूम है इसको मैं v डैश से अगर डिनोट कर दूं तो ये v डैश ओरिजिनल वॉल्यूम v से क्या है, लेस है, कितना लेस है, डेल्टा v लेस है। समझ गए। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस जो b होगा वो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस टू द स्ट्रेन किसमें प्रोड्यूस हुआ है, लेंथ में या वॉल्यूम में, वॉल्यूम में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना है, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा वी टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वी। यहाँ पे माइनस साइन लिख सकते हो क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो अगेन बल्क मॉडुलस आपके पास कितना आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर जाएगा, और ये डेल्टा वी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, सिर्फ ये 2 मिनट और रिवाइज कराऊंगी, देन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये आपके पास सेकंड टाइप का बल्क मॉडुलस है। क्यों करा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने पेपर बनाया तो मैं डेफिनेटली दूंगी, अभी से बेशक लिख के रख लो, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं।
थर्ड है आपके पास, थर्ड टाइप का मॉडुलस कौन सा होगा आपके पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका नाम भी दोनों से अलग है थोड़ा सा। थर्ड इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यू कैन कॉल इट shear modulus, shear modulus of elasticity, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर कैपिटल जी। तो ये क्या होगा, ये हमने बताया था ना कि जब आप फोर्स कैसा लगाओगे, टेंजेंशियल फोर्स। सपोज ये आपके पास एक सरफेस है, एक हम क्यूब बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ऐसे। तो बेटा आप मुझे ये बताओ, जब आप किसी भी, सपोज ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हो ना, तो ये टेंजेंट है। जब आप फोर्स ऐसे लगा रहे थे तो ये फोर्स कौन सा था, नॉर्मल फोर्स था, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस था। जब आप टेंजेंट के अलोंग अगर फोर्स लगा रहे हो तो इस फोर्स को आप क्या बोलोगे, टेंजेंशियल फोर्स बोलोगे, और इस स्ट्रेस को आप क्या बोलोगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलोगे। तो जब आप किसी सरफेस के ऊपर फोर्स या स्ट्रेस नॉर्मली ना लगा के अलोंग द टेंजेंट लगाते हो, मतलब सरफेस से टच करते हुए एक टेंजेंट के अलोंग जब फोर्स लगाते हो, तो आपको नहीं लगता, सपोज अगर मैं इस क्यूब की इस फेस को अगर मैं फिक्स कर देती हूं, तो इस फोर्स लगाने से ये जो अपर वाला फेज है ये इस फोर्स के साथ मूव कर गया होगा आगे की तरफ, थोड़ा टिल्ट हो गया होगा, और टिल्ट होने के बाद देखो कुछ ऐसा आ गया है कि मतलब जो पहले यहाँ पे था वो पॉइंट अब यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और ये जो पॉइंट यहाँ था वो यहाँ आ गया। सपोज ये P है, ये Q है, तो P यहाँ पे आ गया, अब ये P डैश हो गया, और ये Q यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फोर्स ने इसको अपने साथ क्या कर लिया है, पुल कर लिया है। क्लियर है? तो ये देखिए, ये फेज अब ऐसी बन गई, जो पहले यहाँ थी वो शिफ्ट होके यहाँ आ गई है। ऐसे ये वाली फेज भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये कुछ ऐसी शेप ले लेगा। अगर ये R है, पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे ये आर यहाँ डैश शिफ्ट हो गया, ये एस डैश यहाँ शिफ्ट हो गया। समझ गए होगे ना? मतलब इस फोर्स ने इस क्यूब की इस फेज को पी क्यू आर एस को अपने साथ पुल कर लिया, और ये देखिए यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। और ये देखिए डेल्टा एल से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। अगर ये पी और पी डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एल, और ये एस और एस डैश भी क्या है, डेल्टा एल। मतलब डेल्टा एल से ये क्यूब का ये वाला फेस अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर गया है, शिफ्ट कर गया है। तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। आई नो राइटिंग थोड़ी सी पुअर है, तो ये मैं प्रीवियस वाला करा रही हूँ तो इसीलिए। यस बेटा सही बोला। नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं थीटा से, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए डेल्टा एल बाय एल। तो ये आपके पास आ गया थर्ड टाइप का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और उससे पहले 2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी है। कुछ नहीं समझना है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझ गए होगे आप ये किसके बीच में रिलेशन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन है। इसको थोड़ा सा फास्ट समझेंगे। सपोज हमारे पास ये एक वायर है, इसको हमने एक रिजिड सपोर्ट से क्या कर रखा है, हैंग कर रखा है। आपको पता है इस वायर को अगर मैं स्प्रिंग की ही शेप में अगर मैंने लिया है, स्टील की वायर है, और यहाँ पे इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे एक हुक यहाँ पे अटैच किया हुआ है, और इस हुक में हम क्या अटैच करेंगे, यहाँ पे वेट अटैच करेंगे, और यू कैन से लोड हम यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो आपको पता है जब यहाँ पे आप लोड अटैच कर दोगे ऐसे, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे लोड अटैच करते जाओगे इस वायर के अंदर, जो ये स्प्रिंग की जो स्टील वायर है
उसके अंदर क्या क्रिएट होगा, एक्सटेंशन क्रिएट होता जाएगा। तो यहाँ पे हुक्स लॉ के अंदर ये हमने स्टडी किया था कि जैसे जैसे आप यहाँ पे इस लोड को इंक्रीज करते जाओगे, इन द सेम रेशियो यहाँ पे इस वायर के अंदर एक्सटेंशन, मतलब इस वायर की लेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बट ये किसके अंदर होना चाहिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब कि जब आप इस लोड को यहाँ से रिमूव करो ना बेटा, तो ये जो स्प्रिंग है ये वापस से अपनी जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल, उसको क्या कर ले, गेन कर ले। मतलब आप इतना लोड अटैच मत कर देना एक लिमिट से ज्यादा कि फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा ही ना पाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, कि लोड शुड बी अप्लाइड विद इन द इलास्टिक लिमिट सो दैट आफ्टर रिमूविंग दैट लोड this spring will attain its original position back। ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल लेंथ एल को क्या कर ले, वापस से अचीव कर ले। इतना हमें लोड यहाँ पे लगाना है। तो आपको पता है एक्सटेंशन जो क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोड के। और वी कैन से एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक तरह से स्ट्रेन है क्योंकि लेंथ के अंदर चेंज है। और लोड लगा रहे हो मतलब ये एक तरह से क्या है, स्ट्रेस है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। ठीक है बेटा। तो यहाँ से जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे कि आपने कितना लोड अप्लाई किया और लोड अप्लाई करने से कितना एक्सटेंशन क्रिएट हुआ, तो जो आपके पास जो ग्राफ आएगा ना वो किस शेप में आएगा, एक कर्व की शेप में आएगा। ये क्लियर है हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया है, एक वायर ली है जो एक स्प्रिंग की शेप में है, यू कैन से ये स्टील की वायर है। इसमें आप क्या कर रहे हो, एक एंड को आपने फिक्स कर दिया है, दूसरे एंड पे आप लोड अटैच किए जा रहे हो। तो यू नो विद द application or with the attachment of load at this end this wire would be extended। इसके अंदर एक्सटेंशन क्रिएट होगा। तो एक्सटेंशन को हम रिलेट कर सकते हैं कि एक्सटेंशन क्या है, स्ट्रेन, और जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रेस। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे एक्सटेंशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ये प्रोसेस किसके अंदर होना चाहिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो जब ऐसा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास आएंगी, मतलब कितना लोड लगाया तो कितना एक्सटेंशन क्रिएट हुआ, ठीक है। लोड को अगर इंक्रीज किया तो एक्सटेंशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो उसके लिए जो ग्राफ आपके पास आएगा दैट ग्राफ वुड बी इन द शेप ऑफ ए कर्व, ठीक है। और इस कर्व को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व, ठीक है। तो ये कर्व हमें समझना है कि इस कर्व की शेप क्या होगी। देखिए बहुत अच्छे से हम समझेंगे इसको। ये आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है सपोज, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। बाकी सबको मैं रिमूव कर देती हूँ। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, थ्योरी में आप यही लिखोगे। अब पेपर के अंदर बहुत से बच्चों ने मिस्टेक ये की हुई है कि उन्होंने थ्योरी में बस कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा ही प्रोजेक्टाइल था, प्रोजेक्टाइल क्यों है, क्या होता है, किस लिए हम प्रोजेक्टाइल्स के क्या क्या हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, वो सब के बगैर सीधा ही हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम पीरियड ये स्टार्ट कर दिया। तो ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा चेंज कीजिए अपना। ओके बेटा, ये देखिए जो आपका ये कर्व आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस आप क्या ले रहे हो, स्ट्रेन ले रहे हो। मतलब जो एक्सटेंशन आएगा वायर के अंदर उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो कितना सेंटीमीटर आया है, कितना mm आया, वो सब आप नोट करोगे, सॉरी यहाँ पे प्लॉट करोगे। और यहाँ पे क्या है आपके पास, स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा कर्व आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से देखिए ये जो चीज है यहां तक, ऑलमोस्ट ये जो आपकी वायर, ये जो आपकी लाइन है वो यहां तक तो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। उसके बाद इस पॉइंट में ये अगर आप ओरिजिन मान लो तो ओरिजिन से ये जो फर्स्ट पॉइंट आपका है ए, यहां तक आपका क्या होगा,
स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, स्ट्रेन से। इस पॉइंट तक ओ से ए तक आप क्या करोगे, ये कौन सी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि इस पॉइंट तक जितना आप लोड लगा रहे हो, उस लोड के लगाने से यहाँ पे उसी रेशो में क्या प्रोड्यूस हुआ है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ओ से ए तक का जो रीजन है उसको हम क्या कहेंगे कि इस रीजन में क्या फॉलो हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कुछ ऐसे है, मतलब यहां से ही इसी पॉइंट से देखिए स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व सा बन जाता है जो कि स्ट्रेट तो नहीं है। तो ये वो पॉइंट है, मतलब ए ये वाला पॉइंट है कि यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। तो ओ से ए के रीजन को हम ये बोल सकते हैं कि इन दिस रीजन हुक्स लॉ इज प्रॉपरली फॉलोड, कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। तो यहाँ पे इस पॉइंट ए को आप क्या बोलोगे, ए को आप बोलोगे पॉइंट ए। ये आपको पॉइंट्स थोड़े से समझने हैं कि पॉइंट ए कौन सा होगा। तो पॉइंट ए जो है वो आपका क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। पॉइंट ए इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब इस पॉइंट तक आप जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना ही क्या क्रिएट होगा, स्ट्रेन क्रिएट होगा। अब आते हैं पॉइंट बी के ऊपर, कि वाला जो बी वाला पॉइंट है बेटा, यहाँ तक ए तो देखिए ऐसे है, ये आपका ए तो स्ट्रेट है, यहाँ तक ये जो पॉइंट है बी ये थोड़ा सा कर्व शेप में है, स्ट्रेट नहीं है। इसके बाद आपका कर्व स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि अगर आप लोड लगाते, अटैच करते करते, लोड अटैच करते करते इस पॉइंट पे आ गए हो, और इस पॉइंट पे अगर इस वायर से जितने भी आपने लोड अटैच कर रखे हैं उन सबको अगर रिमूव कर दो, तो यहाँ से जो आपकी वायर है वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, मतलब यहाँ पे आपका ग्राफ आ जाएगा। तो अगर पॉइंट बी के ऊपर अगर इस वायर को आप अनलोड कर देते हो, तो जो वायर का अपनी पोजीशन पे आने का जो पाथ होगा वो क्या होगा, बी ए ओ, मतलब इसी पाथ से वो क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। समझ गए हो, ए तक, ओ से ए तक के रीजन को आप क्या कह रहे हो, प्रोपोर्शनल रीजन बोल रहे हो। और यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये जो रीजन है इसमें हुक्स लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ए से बी तक की जो आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन बी पॉइंट पे अगर आप वायर को कंप्लीटली अगर अनलोड कर देते हो, सारे के सारे लोड रिमूव कर देते हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो वायर है वो आपका जो रिवर्स पाथ को फॉलो करते हुए स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे स्ट्रेन क्या है, जीरो। तो इसी पाथ में वो वायर जो है बी ए ओ रिवर्स पाथ में आके आपकी जो यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन बी के अगर बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो रिवर्स पाथ आपका बी ए ओ, या फिर यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट ले लो डी, डी ए ओ ना होके कुछ और पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो बी आपका कौन सा पॉइंट हो गया है, बी आपका पॉइंट हो गया है कोरिस्पोंडिंग टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब कि इसके बाद आपकी जो वायर है उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो एक क्या नहीं रही है, स्ट्रेट पाथ नहीं रहा है। तो उसके बाद जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा, कुछ और होगा। दूसरा, जब आप उस पॉइंट के ऊपर वायर को अगर सारे के सारे वायर से लोड्स को अगर आप रिमूव कर देते हो, तो जो रिवर्स वापस स्ट्रेन का जीरो होने का जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ और पाथ होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोल दिया है कि ये अब कौन सी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद जो आपका जो पाथ होगा रिवर्स स्ट्रेन का जीरो होने का वो भी कुछ अलग पाथ होगा, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस और स्ट्रेन वो भी रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद हम ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट सी वाला, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे डी, और ये पॉइंट होगा ई, और ये पॉइंट होगा एफ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हमें और डिस्कस करने हैं। अब ये पॉइंट सी है, ये सी पॉइंट क्या है कि इस सी पॉइंट पे, इस सी पॉइंट को हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट। पॉइंट सी इज नोन एज यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद अगर आप इसके ऊपर लोड अटैच करोगे, ठीक है, और ज्यादा लोड अगर अप्लाई करोगे, तो आप देखिए
क्या हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेन इस पॉइंट के ऊपर अगर आप यहाँ पे लोड अटैच करते हो तो सिर्फ यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है इस पॉइंट पी सी के बाद। देखिए यहाँ पे स्ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज है लेकिन स्ट्रेस के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सी पॉइंट के बाद अगर आप लोड अटैच नहीं भी करते हो तो भी देखिए स्ट्रेन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द स्ट्रेस। तो सी पॉइंट आपका कौन सा होगा, यील्ड पॉइंट होगा। समझ गए। अब देखिए पॉइंट सी के ऊपर अगर आप सारा का सारा लोड रिमूव कर देते हो, मतलब सारा का सारा जो आपने वेट अप्लाई किया हुआ था उस स्प्रिंग के ऊपर उसको आप हटा देते हो, तो क्या होना चाहिए, जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहिए, जो उसकी लेंथ थी एल उतनी ही लेंथ में आ जाना चाहिए, जो भी एक्सटेंशन डेल्टा एल आया है वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि हमने जो लोड लगाया था वो सारा का सारा क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब अगर वायर के ऊपर कोई लोड नहीं है तो उस केस में डेल्टा एल भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो मतलब ये जो वायर है या ये जो ग्राफ है ये वापस से यहाँ पे आ जाना चाहिए, मतलब रिवर्स होके आ जाना चाहिए इसको। लेकिन रिवर्स होने के लिए अब सी बी ए ओ पाथ ना फॉलो करके ये यहाँ से देखिए ये वाला पाथ फॉलो करेगा। मतलब जब ये वापस डेल्टा एल लेंथ जीरो होने के लिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा तो देखिए इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, वो सी और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ डैश। सी ओ डैश को फॉलो करते हुए आएगा और यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हो ओ ओ डैश, ये क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब जो वायर थी उस स्प्रिंग की वो परमानेंटली जीरो नहीं हुई, मतलब उसके अंदर जो एक्सटेंशन था वो डेल्टा एल कंप्लीटली जीरो ना होके कुछ लेंथ उस स्प्रिंग की परमानेंटली क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मतलब उसके अंदर परमानेंटली क्या आ गया है, सेट आ गया है, परमानेंटली वो डी फॉर्म हो गई है। कितनी लेंथ से, ओ ओ डैश लेंथ से। फिर से समझिए, इस पॉइंट सी के ऊपर अगर आप वायर को अनलोड कर देते हो, मतलब सारा का सारा लोड हटा देते हो, तो उसके अंदर जो डेल्टा एल का जो एक्सटेंशन आया था या उसकी लेंथ इंक्रीज हुई थी लोड लगाने से, जब आपने लोड हटा दिया तो वापस से एल लेंथ नहीं बनी, बट वो एल लेंथ से थोड़ी सी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसीलिए ये ओ ओ डैश आप देख रहे हो ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब यहाँ पे इस वायर के अंदर परमानेंट स्ट्रेन आ गया है, परमानेंट सेट यहाँ पे इस वायर के अंदर क्रिएट हो गया है, कितना, ओ ओ डैश। क्लियर है बेटा। तो इसीलिए सी पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, यील्ड पॉइंट कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आपकी वायर है उसके अंदर परमानेंटली एक्सटेंशन आ जाता है, उसकी लेंथ जो है वो जो डेल्टा एल है वो कंप्लीटली जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो ये समझ सकते हो कि अगर आपके पास एक रबर बैंड है उसको आप बार बार स्ट्रेच करते रहोगे, स्ट्रेच करते रहोगे, तो क्या होगा, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आके उसका ओरिजिनल लेंथ से थोड़ी सी उसकी लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे परमानेंट स्ट्रेन इस लेंथ के अंदर क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। क्लियर है। और कितना है वो परमानेंट स्ट्रेन, ये ओ ओ डैश। देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रेन नहीं होता तो इसको ओ पे आ जाना चाहिए था। समझ आ रहा है यहाँ तक। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको तो सिर्फ यही पॉइंट्स याद रखने हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जितना ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगी उसका कुछ 20% आप लिख पाओगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कौन सा है, डी पॉइंट, कि यहाँ पे ये जो डी पॉइंट आप देख रहे हो सी के बाद आप देख रहे हो बेशक आप यहाँ पे स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्ट्रेन के कंपैरिजन में आपका जो स्ट्रेस है वो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आपके पास सी के से डी का जो रीजन है, सी और डी के बीच में जो रीजन है वो इलास्टिक रीजन नहीं है बेटा, वो कैसा रीजन है, प्लास्टिक रीजन है। ठीक है, तो यहां से सी और डी के बीच में जो रीजन है वो कैसा आ गया है, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो गया है। प्लास्टिक रीजन का मतलब कि अब अगर आप लोड को हटा भी दोगे तो वायर जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को, बेटा यील्ड पॉइंट ये है कि इस पॉइंट के बाद आपकी जो वायर है उस वायर के अंदर परमानेंट सेट क्रिएट हो जाता है। मतलब इस पॉइंट पे आपकी वायर यील्ड करना स्टार्ट कर देती है। यील्ड करने का मतलब ये है
कि अगर आप, एक मिनट, आपकी जो वायर है वो क्या करना शुरू कर देगी, डाउन डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देगी, फ्लो करना, सॉरी एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी अगर आप सारा का सारा लोड रिमूव कर दोगे तो भी। उसका मतलब यही है कि उसकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ से कुछ इंक्रीज कर जाएगी अगर आप सारा का सारा लोड वहां से रिमूव कर देते हो तो भी। तो इसीलिए इस पॉइंट सी के ऊपर अगर आप अनलोड करते हो तो ये सी बी ए ओ पाथ ना फॉलो करके सी वाला, सी से ओ डैश वाला पाथ वो फॉलो करेगी। और देखिए ये एक्सटेंशन यहाँ पे परमानेंटली वायर के अंदर क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट बोलना शुरू करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वायर के अंदर परमानेंट सेट क्रिएट हो जाता है, परमानेंट डीफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जो कि वायर से सारा का सारा लोड रिमूव करने के बाद भी रह जाती है उसमें, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को बोल रहे हैं यील्ड पॉइंट। अब सी से जो डी का रीजन है वो इलास्टिक रीजन नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है आपकी। इलास्टिक लिमिट मतलब यहां तक इलास्टिक रहेगा रीजन। इलास्टिक मतलब अगर आपने वायर से लोड को रिमूव किया तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले। इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो सी से डी वाला जो रीजन है वो इलास्टिक ना होके कैसा रहेगा, प्लास्टिक। अब ई वाला पॉइंट है, ये जो ई वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस। ई वाला जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि ये जो वायर है इसकी जो स्ट्रेस इसके ऊपर आप लगा सकते हो, मतलब इसके ऊपर जो लोड लगा सकते हो उसकी लिमिट आ जाती है अल्टीमेट लिमिट। ये समझ सकते हो लोकल लैंग्वेज में, अगर मैं आपको बताऊं जनरल लैंग्वेज में, कि इसके बियॉन्ड अगर आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए जो एफ है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस की लिमिट है कि जितना आप स्ट्रेस लगा सकते हो वो इसके बियॉन्ड अगर आप लगाओगे तो फिर क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। सो ई क्या है यहाँ पे, अल्टीमेट स्ट्रेस है और लिमिट है लोड अप्लाई करने की, तो ई इज अल्टीमेट स्ट्रेस एंड एफ क्या है यहाँ पे, ब्रेकिंग पॉइंट। कि ई के बाद अगर आप लोड अटैच करते हो तो कोई एक्सटेंशन क्रिएट नहीं होता, उसके बाद आपकी वायर के अंदर ऐसे एक थिनिंग क्रिएट होगी, मतलब थिन हो जाएगी आपकी वायर और फिर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व है जिसमें आप ये कर्व बनाओगे। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स क्या है, किसको शो करते हैं, वो आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स में आप कोशिश कीजिए इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, ये कर्व एक्सप्लेन करो, ठीक है, कौन सा क्यों है कैसे है वो सारा। ओके, तो ये था आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व। अब देखिए यहाँ पे ये बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है, और बी के यहाँ पे ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। तो इलास्टिक लिमिट के बाद भी आपने बहुत सारा लोड यहाँ पे क्या किया है, अटैच किया है, क्योंकि अगर ब्रेकिंग ये यहाँ पे इलास्टिक लिमिट खत्म होती है और यहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए, समझ रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो इलास्टिक लिमिट है उसके कितने बाद है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट, कि कितना और लोड हम अटैच कर सकते हैं इलास्टिक लिमिट के बाद। तो यहाँ पे अगर आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो, यहाँ पे आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो, यहाँ पे हो और आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो ही ना, तो उन सारे इन बेस पे ही हमने क्या किया है, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया है कि मटेरियल्स जो है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व की हेल्प से डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स है उनको हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, वो कैटेगरीज है हमारे पास, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स, सेकेंड टाइप की कैटेगरी होती है वो होते हैं हमारे पास ब्रिटल मटेरियल्स, और थर्ड टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास इलास्टोमर्स। तो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व वी हैव क्लासिफाइड द मटेरियल्स इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी मैंने कौन सी बताई आपको, फर्स्ट कैटेगरी है आपके पास डक्टाइल मटेरियल्स, DUCTILE, डक्टाइल मटेरियल्स। सेकंड होंगे ब्रिटल एंड थर्ड होंगे आपके पास कौन से, इलास्टोमर्स। अब बेटा इनको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं,
इन मटेरियल्स को विद द हेल्प ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स। अब देखो डक्टाइल मटेरियल्स क्या होंगे, ये वो मटेरियल्स है विच शो वेरी लार्ज प्लास्टिक रेंज, मतलब इनकी जो प्लास्टिक रेंज है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब वेरी दीज मटेरियल्स शो वेरी लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स में जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जो ब्रेकिंग पॉइंट एफ है वो काफी डिस्टेंस पे होगा, किससे, फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट कौन सा था, प्रोपोर्शनल लिमिट, बी पॉइंट कौन सा था, इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद यहाँ तक देखिए आपके पास सी और डी के बीच में जो रीजन है वो कैसा है, प्लास्टिक रीजन है, मतलब यहाँ पे इस पूरे रीजन को आप इलास्टिक रीजन नहीं बोल सकते हो, प्लास्टिक रीजन बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बी से मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद काफी सारा प्लास्टिक रीजन है आपके पास, मतलब आप काफी सारा लोड लगा सकते हो, और जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो भी क्या है, काफी दूर है। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल्स मटेरियल्स बोलते हैं, और इन मटेरियल्स को हम यूज करते हैं किसमें, इन मेकिंग द स्प्रिंग्स। ठीक है, स्प्रिंग्स में और शीट्स में हम इनको यूज करते हैं, सो दैट इनका ब्रेकिंग पॉइंट ना आए, मतलब हम लोड करते जाएं, अटैच करते जाएं, जो इजीली इनका ब्रेकिंग पॉइंट ना हो। तो इजीली ये ब्रेक ना हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इलास्टिक पॉइंट से जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो काफी दूर होना चाहिए, उसकी रेंज जो है दोनों के बीच में वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। समझ आ गए। अब ब्रिटल मटेरियल्स बता सकते हो जो इजीली ब्रेक हो जाए, इजीली ब्रेक हो जाए से क्या समझ सकते हो कि वो मटेरियल्स जिनमें इलास्टिक लिमिट के जस्ट बाद, मतलब सपोज ये इलास्टिक लिमिट है और यहीं पे आपका क्या प्रेजेंट हो, ब्रेकिंग पॉइंट हो, तो इनके ऊपर आप ज्यादा लोड अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे ही इनकी इलास्टिक लिमिट खत्म हुई, इनका ब्रेकिंग पॉइंट भी ये देखिए ऐसे, जैसे ही इलास्टिक लिमिट खत्म वैसे ही ब्रेकिंग पॉइंट शुरू, मतलब यहीं पे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स बोलते हैं। तो दो मटेरियल्स विच शो वेरी शॉर्ट या वेरी लेस प्लास्टिक रेंज, मतलब प्लास्टिक रेंज इनमें होती ही नहीं है, इलास्टिक जैसे ही खत्म हुआ इलास्टिक नेचर, सेम टाइम क्या आ जाए, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, कास्ट आयरन। क्लियर। अब थर्ड टाइप का कैटेगरी एक ही बाकी है हमारे पास, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जिनमें इलास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है ही नहीं, जैसे कि आपके पास रबर। तो वो मटेरियल्स विच फॉर विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए ऐसे होगी, स्ट्रेस, ये आपके पास क्या है, स्ट्रेन, और ये आपके पास क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन ना होके आपके पास ऐसा एक कर्व मिल रहा है, और इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं, जो कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हुक्स लॉ को फॉलो करते तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होनी थी, तो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनमें कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होती है, नो प्लास्टिक रेंज, ओनली इलास्टिक रेंज। ठीक है, और ऐसे एग्जांपल्स हमारे क्या हैं, रबर है। ठीक है, रबर एक एग्जांपल ले सकते हो किसका, इलास्टोमर्स का। तो ये तीन मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी, किसी को कुछ भी डाउट हो, आगे चले, कर लोगे। पूरा थ्योरी पार्ट है आपकी बुक में, ये एज इट इज गिवन है, थ्योरी के उसमें पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, 10 बज गए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक फैटीग। ये छोटी सी टर्म है बट एक नंबर में, सॉरी उससे पहले है इलास्टिक आफ्टर लिमिट। इलास्टिक आफ्टर लिमिट का मतलब क्या होता है ये समझिए। आपको पता है, जैसे ही सपोज ये आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का बहुत यूज है इस यूनिट में, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एंड में अगर आपने एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है जिसका मास m है, तो यहाँ पे आपको पता है इस स्प्रिंग के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी, एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगी, इसकी लेंथ डेल्टा एल से क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी।
तो जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे, हटा दोगे, तो सेम टाइम जैसे ही आपने इसको रिमूव किया ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाना चाहिए। तो कुछ बॉडीज तो ऐसी हैं जिनमें ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वो सेम टाइम आ जाते हैं, जैसे ही आपने लोड को रिमूव किया एट द सेम टाइम दे विल अचीव देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बट कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनमें ये जो जैसे ही आप लोड को रिमूव करोगे वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, मतलब देयर इज सम टाइम डिले बिटवीन रिमूविंग ऑफ लोड एंड अटेनमेंट ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशन, कि लोड रिमूव करने के बाद कुछ टाइम के बाद ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो दिस टेम्परेरी डिले in regaining the original configuration by any elastic body, कि कोई भी जो इलास्टिक बॉडी है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने के लिए थोड़ा सा क्या लगा है, डिले हुई है, उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक आफ्टर लिमिट। कि इलास्टिक तो है लेकिन कुछ टाइम बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने के लिए इट इज टेकिंग सम टाइम, such such effect is known as elastic after limit। तो ये सिर्फ एक नंबर में आपके पास पूछा जा सकता है, इलास्टिक आफ्टर लिमिट क्या होती है। नेक्स्ट आपके पास है इलास्टिक फैटिग क्या होता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। इलास्टिक फैटिग क्या होता है, बस ये समझ लीजिए। अब इलास्टिक फैटिग क्या होता है ये देखिए। इलास्टिक फैटिग क्या है, यहाँ पे भी ये भी किसी इलास्टिक प्रॉपर्टी की बॉडी है। सपोज कोई इलास्टिक बॉडी क्या होती है, दोज बॉडीज विच कैन रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द डीफॉर्मिंग फोर्स। कि सपोज आपने किसी बॉडी के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे ही आप इसको रिमूव कर दोगे तो फोर्स रिमूव करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले, रीगेन कर ले। सच बॉडीज आर नोन एज इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी की ही प्रॉपर्टी है इलास्टिक फटीग। इनमें होता क्या है ये समझिए। पहले एग्जांपल लीजिए एक रबर बैंड का। एक रबर बैंड है, उसको आप एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, मतलब रिपीटेडली, ऑल्टरनेटिवली और रिपीटेडली। एक बार फोर्स लगाया फिर आपने रिलैक्स कर दिया, अगेन फोर्स लगाया फिर रिलैक्स कर दिया, मतलब ऐसे ऑल्टरनेटिवली अगर आप किसी बॉडी के ऊपर, इलास्टिक बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगा दोगे तो वहां पे क्या होगा, ये जो बॉडी है इसका बिहेवियर कैसा बन जाएगा, लेस इलास्टिक बन जाएगा। समझ रहे हैं, फिर से समझिए। इलास्टिक फटीग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक। इसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, लेस इलास्टिक हो जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड ऑल्टरनेटिव डीफॉर्मिंग फोर्स। कि ऑल्टरनेटिवली अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स रिपीटेडली किसी बॉडी के ऊपर लगाते रहोगे तो उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक हो जाएगा। बिकॉज यू नो इफ ऑन ए रबर बैंड यू आर अप्लाइंग द डीफॉर्मिंग फोर्स, देखिए ऐसे पकड़ के आप उसको क्या कर रहे हो, दोनों तरफ से स्ट्रेच कर रहे हो, फिर उसको रिलैक्स कर रहे हो, फिर स्ट्रेच कर रहे हो, फिर रिलैक्स कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा उतना इजीली, तो ये क्या बन जाएगा, लेस इलास्टिक बन जाएगा। और इसके अंदर आप देख रहे हो इसकी ओरिजिनल लेंथ से एक्सटेंड हो जाएगी इसकी लेंथ। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, जो कि लेस इलास्टिक हो जाती हैं, उनमें जो उनकी इलास्टिक वाली जो प्रॉपर्टी है उसका डिले होना इज नोन एज इलास्टिक फटीग। ठीक है बेटा। और इस इलास्टिक फटीग के ऊपर ही ये समझ सकते हो, इस इलास्टिक बॉडीज की कुछ एप्लीकेशन होती है रिलेटेड टू द इलास्टिसिटी। कि इलास्टिक बॉडीज है जिनकी इलास्टिसिटी को प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम कुछ एप्लीकेशन कल स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे आपके पास ब्रिजेस वगैरह बने हुए हैं, इन ब्रिजेस पे आपको पता है कितना हैवी लोड क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो क्या इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। जो आपकी क्रेन्स है, जो लोड, हैवी लोड को उठाने के लिए यूज करते हैं, क्या उनके अंदर जो लोड को उठाने के लिए जो मेटेलिक रोप्स हैं, क्या उनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी यूज होती है।
तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इन टुमारोज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है बेटा, तो इस यूनिट के जो फर्स्ट आपकी चैप्टर है इस यूनिट का वो काफी इंपॉर्टेंट है.